हेलो सभी छात्रों को ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल में हार्दिक स्वागत है। कि गद्य में जैसे देखेंगे लेसन 3 क्या है क्या लिखूं, पाठ का नाम क्या है। नाम क्या लिखूं, क्या लिखूं। इसके बाद इसके जो लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं क्या हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कि इनका जन्म होता है, इनका जो जन्म है 1894 ईस्वी में। ये 1894 ईस्वी में मृत्यु जो होती है, कि मृत्यु होती है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर। स्थान खैरागढ़ जबलपुर, कि खैरागढ़ जबलपुर। खैरागढ़ जबलपुर के संपादक सरस्वती एवं छाया पत्रिका के संपादक सरस्वती और उसके बाद एवं छाया पत्रिका। छाया पत्रिका। इस प्रकार से इतना है। इसका जन्म संदर्भ जैसे प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के क्या लिखूं, शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में अगर देखना है निबंध के लिखने के ढंग के बारे में वर्णन किया। इसके बाद में क्या आ जाएगी, व्याख्या आ जाएगी। अब देखो कि तुम्हारा पीछे अभ्यास प्रश्न क्या है कि का जो दिया हुआ है देखना है। इसमें बताया गया
कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक केपीजे गार्डिनर का कथन है। इसके बाद लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। कि उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं और पैर टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। कि असली वस्तु ही हैट है, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। कि संदर्भ के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लेखों शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके सुप्रसिद्ध लेखक के कौन से हैं, जिसके सुप्रसिद्ध लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसके आगे बढ़ा लेना, जिसके सुप्रसिद्ध लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, या लेखक परिचय नीचे लिख के लिख लेना। अब बात आती है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि निबंध जो होता है, निबंध के लिखने की एक मानसिक स्थिति होनी चाहिए। निबंध किस प्रकार से कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ इसके बारे में मनन करना पड़ता है, अर्थात विचार करना पड़ता है। कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि आज तो मुझे निबंध को ही लिखना पड़ेगा। कि निबंध के लेखक के अंग्रेजी के प्रसिद्ध जो एक लेखक हुआ करते थे कि ए.जी. गार्डिनर का कथन है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि अंग्रेजी के जो एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे, उनका नाम ए.जी. गार्डिनर था। कि कहते थे कि लिखने के लिए एक मानसिक स्थिति होनी चाहिए। कि लिखने का जो एक ढंग होता है कि जिसे हम लिख कहते हैं, और हमारे मन में स्थिरता होनी चाहिए। किस प्रकार से किसके बारे में हम अधिक सोच सकते हैं, उसी प्रकार से हम उसके बारे में अधिक से अधिक लिख सकते हैं। कि उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है कि लेखक कहता है कि जब हम निबंध को लिखने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में एक उमंग सी उमड़ पड़ती है कि इसके बारे में हमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, और इसके बारे में हमारा जो हृदय होता है आवेग से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। कि उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं जब हम लिखने के लिए लेख को बैठते हैं तो वहाँ पर विषय की किसी भी प्रकार से चिंता कोई नहीं रहती है कि हमें किस विषय में आगे से आगे ज़्यादा लिखना पड़ेगा या किस विषय में ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। कि वहाँ पर क्या होता है कि उसी प्रकार से कोई भी विषय से हम अपने हृदय में आवेश में भर ही देते हैं। कि लेखक कहता है या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि कोई भी विषय हो, जब हमारे पास लिखने की एक रुचि आती है या लिखने का हम प्रयास करते हैं तो कोई भी विषय हो उसके बारे में हम परिपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार के हैट को टांगने के लिए खूंटी की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन वहाँ पर जो मान्यता दी जाती है, अर्थात वहाँ पर जो अति आवश्यक वस्तु होती है वह अर्थात हैट ही होती है, अर्थात टोपी होती है। कि खूंटी किसी भी प्रकार से नहीं होती, क्योंकि अगर हैट जो है अगर कहीं दूसरी स्थिति में या दूसरी जगह पर खूंटी लगी हो तो वहाँ पर भी उसको टांगा जा सकता है। इसी प्रकार से इसी तरह मन के भाव ही यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं इसी प्रकार से जो मन के भाव जो हमारे यथार्थ हैं कि मन जो हमारा जिस पे चाहेगा उसी प्रकार से उस पर हम लिखते चले जाएंगे, और विषय या वस्तु नहीं कि कौन सा विषय होना चाहिए, कि यह वस्तु होनी चाहिए। कि इसी प्रकार अब बताया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश में मनोभाव को क्या बताया गया, कि मन के भाव को क्या बताया गया, कि हमारे जो मन होगा, हमारी मन की जो स्थिति होगी उसी प्रकार से हम अपना कार्य करेंगे। और बी वाले में दिया है, ये हो गया लिखने की कैसी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, कि हमारे मन में उमंग से उठनी चाहिए, हमारे हृदय में स्फूर्ति सी आनी चाहिए, इस प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। आगे देखो खा में क्या दिया है, खा में दिया ऐसे निबंधों का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन में स्वच्छंद रचनाएं हैं। कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं।
और उनमें ना कविता की उदात्ता कल्पना रहती है, ना ही आखिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना ही विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, और उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है और उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है, ना ही कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार के अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों निबंध लिखूं, पर मुझे 2 निबंध लिखने होंगे। कि लेखक कहता है मुझे तो आज जो है कि 2 निबंध लिखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में जो है लेखक कहता है कि क्या कहता है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम निबंध को लिखने का प्रयास करते हैं, निबंधों के लिखने के लिए एक विशेष वस्तु भी होनी चाहिए और उसमें जो जिसके बारे में हम लिखते हैं स्वच्छंद उसकी रचनाएं भी होनी चाहिए, कि उसमें कविता का उदात्त कल्पना भी रहती है, कि उस निबंध हम लिखते समय उसके बारे में हम सोचते भी हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए कि वो मालूम पड़े कि किसके बारे में कुछ बताया गया है, कि एक आखिरकार लेखक का सूक्ष्म दृष्टि और विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना होनी चाहिए, और उसको लिखते समय कि जिस प्रकार से अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति इसके बारे में अनुसरण करे या इसे पढ़े तो वहाँ पर पूर्ण रूप से स्पष्ट भी होना चाहिए कि इस प्रकार से या सूक्ष्म दृष्टि के हिसाब से इस निबंध को या इस लेख को तैयार किया गया है। इसी प्रकार कि उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर व्यक्ति अपने निबंध को लिखना प्रारंभ करता है तो उस निबंध के प्रति सच्ची सी अनुभूति रहती है, कि उसी पर उसका जो शरीर होता है पूरा अर्पण होता है, अर्थात उसकी मानसिक जो स्थिति होती है उसी निबंध पर ही टिकी रहती है। आगे कि उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्त होती है, कि उसमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ज्ञान की गरिमा की जाती है, गरिमा होती है। लेखक कहता है कि निबंध के लिखने के लिए एक मानसिक स्थिति भी होनी चाहिए, हमारा जो दिमाग है वो उसी पे होना चाहिए या एकाग्र होना चाहिए, कि हमारी जो मानसिक स्थिति होगी, मानसिक स्थिति का संतुलन सही होगा, जब ही हम किसी भी प्रकार से कोई लेख को हम लिख पाएंगे। इसी प्रकार से और ना ही कल्पना की महिमा, जिसे संसार की अपनी दृष्टि से देखते हैं कि सब भाव ग्रहण करते हैं। लेखक कहता है कि संसार में जिस प्रकार से किसी भी वस्तुओं को देखते हुए जाते हैं, कि देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कि उसी भाव को देखते समय या उसी को हम ग्रहण करते हैं, इसी के बारे में हम निबंध के लेखों में आगे की ओर लिखते हैं। आगे कि जब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं क्यों निबंध लिखूं, कि लेखक कहता है कि अगर मैं इसी भाव को अपनी नग्न आंखों के द्वारा या अपनी आंखों के द्वारा जब पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर देख रहा हूं या इस पर्यावरण पर देख रहा हूं, तो इस निबंध का लिखने से क्या फायदा, क्यों कि मैं यहाँ पर इसके बारे में लेख लिखूं। क्योंकि व्यक्ति अगर इसके बारे में खुद ही अनुसरण कर लेता है तो यहाँ पर लिखने की किसी भी प्रकार से कुछ आवश्यकता नहीं है। कि पर मुझे तो आज 2 निबंध लिखने होंगे, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से तब भी इस प्रकृति को देखते हुए कि जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसी का लिखने का हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, तब भी मुझे उन 2 बच्चों के लिए या आज निबंध लिखना ही पड़ेगा। क्या है देखो, पहला है जो क्वेश्चन दिया गया प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तुम्हारा लिखा ही है सामने कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरी व्याख्या बता दी गई। कि ए में दिया गया है तीसरे में, उपयुक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध के सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्त होती है। कि बताया गया कि सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्त होती है, कि उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहनी चाहिए, तर्कपूर्ण विवेचना होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए और उसका उल्लास भी होना चाहिए। इसके बाद बी वाले में निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। निबंध के बारे में किस विशेषताओं के बारे में बताया गया, कि कल्पना, महिमा, संसार की दृष्टि और के भाव आदि के बारे में मुझे बताया गया है। अब देखो गा, देखो गा में क्या है। गा में देखो भैया, गा में क्या बताया गया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल
जब ढोल के पास में बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल के से पूर्ण घर में के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना वह अपने मन ही मन में कर लेता है कि उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल के कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव उत्पन्न व प्रमोद का और प्रेम का संगीत भी तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए यह अत्यंत मधुर बन जाते है। कि बताया गया कि प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि जो दूर के ढोल जो होते हैं वास्तव में सुहावने होते हैं। अगर दूर से कोई वस्तु अगर देखी जाती है तो वो वास्तव में सुहावनी प्रतीत होती है। जब उसके पास में उसके गहराइयों के बारे में हम सब जानते हैं तो उस प्रकार से हमें इतनी ही सुंदरमय प्रतीत नहीं होती। और कि उसी प्रकार से क्योंकि कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। कहने का तात्पर्य कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं अगर किसी भी प्रकार से ढोल बज रही है और उसके ढोल के बजने की आवाज़ जो दूर तक अगर पहुंचती है, दूर तक पहुंच जाने के कारण उसकी कर्कशता जो होती है कि उसकी जो ध्वनि जो निकलती है, जो मनुष्यों को आहित करती है, वो दूर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जो दूर के ढोल जो होते हैं उसकी आवाज़ जो होती है वह सुहावनी प्रतीत होती है। इसके बाद में जब ढोल के पास में बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं तो किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही मधुरता संचार कर देती है। कि लेखक कहता है या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं अगर वही ढोल अगर पास में बजती हुई दिखाई देती है या बजती हुई होती है तो वहाँ के पास में बैठे हुए व्यक्ति के पास में जब वही आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो कानों में पड़ने के बाद में वही उसकी कर्कशता उसको हानि पहुंचाती है। उसी प्रकार से नदी के तट पर बैठा हुआ कोई नवयुवक उसी कर्कशता को या उसी धुन को सुनता है तो वह मंद मंद धुन उसके कानों में जब आवाज वह पड़ती है तो वही कर्कशता वाली धुन उसको मधुर संचार प्रदान करती है। आगे कि ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवासों का चित्र का अंकित कर लेता है। लेखक कहता है कि जब वही नवयुवक के नदी के तट पर बैठा हुआ कि उस धुन को धीरे धीरे मंद मंद गति से कि मंद मंद आवाज से अपने कानों में वह ढोल उसके कानों में पड़ती है या आवाज पड़ती है तो वह मन ही मन में सोचने लगता है कि किसी भी प्रकार से कहीं शादी व विवाह का कोई कार्यक्रम चल रहा होगा। कि कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना अपने मन ही मन में कर लेता है। और लेकर कहता है कि उसी प्रकार से नवयुवक के द्वारा कि मन ही मन में वह परिकल्पना करता है उसी मधुर धुन के द्वारा कि किसी भी प्रकार से कोई लज्जाशील महिला जो होगी कि घर के एक कोने में बैठी होगी वह नववधु का रूप भी धारण करे होगी। इसी प्रकार से कि उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच और आकांक्षा विश्वास युक्त हृदय कंपल ढोल की कर्कशता सुन मधुर बना देता है। उसी प्रकार से लेखक कहता है कि उसके हर्ष और उल्लास और मधुरता और संचार को देखते हुए वही कर्कशता जो है उसको अत्यधिक मधुर धीरे धीरे जो मधुर होने लगती है। तभी उस कर्कशता समीपस्थ लोग भी कट नहीं प्रतीत होते और दूरस्थ लोगों के साथ में वह अत्यंत मधुर बन जाती है। कि लेखक कहता है उसी प्रकार से जब मनुष्य अपने मन में किसी भी प्रकार से कि उसकी जो सोच होगी वह कि अच्छी प्रकार से जब सोचता है तो कर्कशता उसकी अर्थात जो ढोल की कर्कशता वो होती है वो भी धीरे धीरे उसी में अभ्यस्त होकर कि किसी भी प्रकार से उसको मालूम नहीं पड़ता है। और नदी के तट पर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी उस कर्कशता को सुनता है तो वही कर्कशता जो है मधुर धुन में बन जाती है। अब दूसरे प्रकार से लेखक कहता है अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई लेख को हमें लिखना ही पड़ता है तो लिखते समय कि वह बुरा है या अच्छा है तो उसमें अभ्यस्त होते हुए अगर इसके बारे में हम लिखते ही चले जाते हैं तो वहाँ पर हमको किसी भी प्रकार से कुछ एहसास ही नहीं होता है कि यह बुरा है या अच्छा है। अपने लिखने की स्थिति में ही वही बुरा शब्द भी अच्छाई का रूप भी परिवर्तित कर लेता है। आगे देखो कि ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों की कब कट प्रतीत नहीं होती। कि बताया गया कि ढोल की जो कर्कशता है जो आवाज़ आती रहती है ढोल की जो आवाज़ आते समय क्या होता है
जब वहाँ पर पास में बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है वो परेशान अवस्था में हो जाता है। जब परेशान अवस्था में ज़्यादा से हो जाता है तब वही परेशान अवस्था में व्यक्ति कि ढोल के पास से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही कर्कशता मनुष्य को कब नहीं के बताया गया कि कब कट प्रतीत नहीं होती है, कि जब ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है। तो कहने का आशय ये है, क्वेश्चन ये है कि वही कर्कशता मनुष्य को कट तब नहीं प्रतीत होती जब वह अपने मन में किसी भी प्रकार से कोई अच्छा सा मनमोहक चित्रण देख लेता है, तो तब वही जो कर्कशता होती है वह कट प्रतीत नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है, अगर किसी भी प्रकार से व्यक्ति पास में अगर कोई बज रहा है या साउंड बज रहा है तो साउंड के बजने के बाद में उसकी आवाज़ जब उसी पे हमारा दिमाग जाएगा, कि दिमाग जाते हुए क्या होता है तो उसका जो आवाज़ आएगी तो हमारे दिमाग पे प्रेशर डालेगी। तो उसी प्रकार जब हम मन ही मन में सोचने लगते हैं या किसी बारे में सोचने लगते हैं कि यहाँ पर शादी विवाह का आज का प्रोग्राम है तो ये तो बजेगा ही है, और हम मन ही मन में किसी भी प्रकार से परिकल्पना करने लगते हैं या कल्पना करने लगते हैं, तब उसकी आवाज़ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, तो वो भी मधुर मधुर मुझे ध्वनि सुनाई देने लगती है। आगे देखो, घा देखो घा में क्या है। घा में जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था को तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे वृद्धों के लिए अतीत। उसी प्रकार वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है और तरुण भविष्य के वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में चाहते हैं कि तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध हो रहता है और इसी वर्तमान का काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक के द्वारा बताया गया, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर रहते, जो व्यक्ति संसार में माया मोह में ना पड़ते हुए वह दूर रहता है, अर्थात किसी भी प्रकार से अलग ही रहता है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोहर लगता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य जो माया मोह में पड़ा रहता है व्यक्ति, वह दूर रहते हुए भी कि जो संसार में व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह किसी भी प्रकार से अगर करता है तो वह व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को देखता है, इस सांसारिक माया मोह के चित्रण को देखता है, तो उसका वह चित्रण भी बहुत आनंदित या प्रफुल्लित करता है कि वास्तव में इस जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहते हुए या जीवन या समाज में रहते हुए जीवन को व्यतीत कर रहा है, वास्तव में एक सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था को तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, और लेखक कहता है कि उसी प्रकार से कि व्यक्ति बाल्यावस्था से कि यौनावस्था में प्रवेश करता है, यौनावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए, लेखक कहता है जो समाज में रहने वाले वृद्ध पुरुष हैं, जो बाल्यावस्था से यौनावस्था से दूर हो आए हैं, तो दूर हटाएं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। उसी प्रकार वो लेखक कहता है कि उसी प्रकार जब उनके जो बीते हुए समय है, वास्तव में बीते हुए समय वो उनको सुखमय प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन सुखमय पूर्वक कटा था। इसी प्रकार वे अतीत का ही स्वप्न देखते रहते हैं। वो जो वृद्ध हो चुके हैं वो अतीत का ही हरदम स्वप्न देखते रहते हैं कि किस प्रकार से कि जो हमारा यौनावस्था थी या बाल्यावस्था में किस प्रकार से इस मनोरम चित्रण हमारे सम्मुख हुआ करता था। किसी तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे वृद्धों के लिए अतीत। कि तरुणों के लिए जो यौनावस्था में व्यक्ति आता है कि आने वाले समय के लिए वह सोचता रहता है कि आने वाला समय हमारा उज्जवल भविष्य होगा, और जो वृद्ध हो चुके हैं वो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं कि हमारे बीते हुए कल जो था या बीता हुआ जो कल था वो वास्तव में उज्जवल था। इसी प्रकार वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है कि लेखक कहता है या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि वर्तमान जिस समय जो समय चल रहा होता है उसमें दोनों से असंतोष रहता है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं है। कि इसके बाद में कि तरुण भविष्य में वर्तमान में लाना चाहता है, वृद्ध अतीत को खींच कर वर्तमान में लाना चाहते हैं। कि लेखक कहता है जो यौनावस्था में पुरुष होता है तो वो वर्तमान को अर्थात भविष्य को, आने वाले समय को इस समय में लाकर परिवर्तित करना चाहता है। जो वृद्ध हो चुके होते हैं वो अतीत को खींचकर इस समय में लाना चाहते हैं। कि इसी प्रकार
कि तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के, कि तरुण जो होते हैं हमारे कि क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध जो होते हैं अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण जो सदैव वर्तमान जो होता है सदैव क्षुब्ध रहता है। लेखक कहता है इसी दोनों कारणों के कारण जो हमारा वर्तमान होता है कि वर्तमान हमेशा क्षुब्ध रहता है, कि किसी को किसी भी प्रकार से कोई संतोष नहीं करा पाता। कि आगे देखो बताया गया क्वेश्चन तुम्हारा तीसरा देखो, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? कि तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तरुण जो होता है कि वही चाहता है कि तरुण क्रांति समर्थन नहीं, तरुण और वृद्ध क्या चाहते हैं कि तरुण जो है भविष्य के उज्जवल होता है और वृद्धों के लिए अतीत होता है। वर्तमान में दोनों असंतोष रहते हैं कि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, वृद्ध जो है अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। कि तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तरुण क्या चाहता है? भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, वृद्ध जो होता है अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। इसके बाद में बी में क्या है? तरुण जीवन के संग्राम का अनुभव किस प्रकार देखना चाहता है? तरुण जो होता है जीवन के संग्राम का कि जो संग्राम का अनुभव किस प्रकार से देखना चाहता है? कि तरुण क्रांति समर्थक होता है, इसीलिए इसका संग्राम का के बारे में या अनुभव के बारे में वो देखना चाहता है। इसके बाद में डासेडलिया वाला देखो कि मनुष्य जात के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ है जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो, कि तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? कि भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती है। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव-गांव में होता है। सच यह है कि जीवन के नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत होता है ना ही सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, और जो सुधार का फिर न सुधार किया जा रहा है, तभी तो जीवन प्रगतिशील माना गया है। सही है। देखो कि प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि मनुष्य की जात का इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं कि जब से हमारे पृथ्वी पर मानव जीवन संभव हुआ है, तो इतिहास में किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काल ही नहीं कि मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं से परे हटा हो, कि वह सुधार पे सुधार करता है। कि समय बीतता गया, सुधार पर सुधार होता गया, कि आज कितने सुधार हो गए। तभी तक आज के समाज में कि जिस प्रकार से मैंने इस निबंध को लिख रहा हूँ या इस निबंध को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत से कालों का सुधार हुआ है। कि सुधार का अंत कब हुआ? कि किसी भी प्रकार से सुधार का अंत नहीं हुआ। सुधार भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपने अपने समय पर सुधार करते गए, लेकिन वहाँ पर जैसे जैसे समय उनका बीतता गया, नए नए सुधार होते गए, पुराने सुधार वही कि जो कार्य के रूप में थे वही क्या आज दोष हो गए। इसी प्रकार से कि सुधारकों का दल अगर गांव-गांव नगर गांव-गांव में भी होता है, यह सब जीवन के नए नए क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। लेखक कहता है कि इसी प्रकार ये जो कार्य होता है नए नए क्षेत्रों में हरदम उत्पन्न ही होता रहता है। कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि ना दोषों का अंत हुआ है ना सुधारों का। लेखक कहता है कि हमारे समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर कार्य करेगा, अगर पृथ्वी पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगा, ना ही तो उसमें दोष की कमी रहेगी, ना ही उसके सुधारों की कमी रहेगी। इसी प्रकार से कि आज कल जो सुधार थे आज वही दोष हो गए हैं, और उन सुधारों को फिर न सुधार किया जा रहा है। इसी प्रकार से धीरे धीरे मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह इस पृथ्वी पर कर रहा है। कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है? बताया गया जीवन जो है हमारा प्रगतिशील क्यों माना गया? जीवन हमारा जो प्रगतिशील इसलिए माना गया क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए व्यक्ति जो है कि धीरे धीरे सुधार के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता जा रहा है। अब चासे चरखा वाला देखो, चासे चरखा वाला के हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माता या समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों से फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य के स्वप्न देखेगा, और दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि हिंदी का जो प्रगतिशील
साहित्य जो है इसका धीरे धीरे जो निर्माण आगे की ओर बढ़ा जा रहा है, उसी प्रकार से उन्हें निर्माता या उसके जो निर्माता हैं, लिखने वाले जो निबंधकार हैं, लेखककार हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है इस प्रकार से आज गौरवमय प्रतीत होता है, लेकिन ये भविष्य गौरवमय प्रतीत नहीं है इस प्रकार से। पर कुछ समय के बाद जब जैसे जैसे ये समय बीतता चला जाएगा, उसी प्रकार उनका जो भविष्य होगा अर्थात वो भी गौरवमय प्रतीत नहीं होगा। उसी प्रकार अतीत का स्मारक हो जाएगा, अर्थात बीता हुआ समय बन जाएगा कि जो आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर कि आज जो यौनावस्था में आज के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी समय बीतने के बाद में वो वृद्धावस्था में चले जाएंगे और बीते हुए समय का गुणगान करेंगे, अर्थात बीते हुए समय के बारे में सोचेंगे। उसी प्रकार से उनके स्वप्न तरुणों में फिर दूसरा दल आ जाएगा। उसी प्रकार से कि जो व्यक्ति बाल्यावस्था में उठकर यौनावस्था में आएगा, वह भी अपने कि भविष्य के या उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेगा। उसी प्रकार से ये पृथ्वी पर इसी प्रकार से कि धीरे धीरे कि मनुष्य का जो जीवन है धीरे धीरे चलता रहेगा और निबंध कहानियाँ आदि इसी प्रकार से लिखते रहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हिंदी का साहित्य भी जो होगा प्रगतिशील रहेगा। इसीलिए लेखक के द्वारा कहा गया है कि दूर के ढोल जो होते हैं, अर्थात हमारे संसार का जो माया मोह होता है वो वास्तव में व्यर्थ होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होता है। कि जो हमारा भविष्य होता है, तरुण हो या वृद्ध हो या बालक हो, अर्थात या यौनावस्था का व्यक्ति हो या वृद्धावस्था का व्यक्ति हो, उसके लिए सुखद क्यों होता है? क्योंकि बीता हुआ जो समय होता है वास्तव में आनंदमय होता है, इसीलिए सुखद होता है। क्योंकि उसके बारे में मनुष्य सोचता है कि धीरे धीरे जैसे हमारा समय आगे की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य का निर्माण करते हैं। जो प्रगतिशील धीरे धीरे जो अपने कार्यों को या साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, क्या समझकर निर्माण करते हैं? कि यही समझकर निर्माण करते हैं कि समझकर कि साहित्य का गौरव में हमारा जो साहित्य का विकास हम करेंगे, इसका गौरव निहित होगा कि उसके बाद में ये साहित्य के स्मारक हो जाते हैं। कि इतना ये पाठ था हमारा एंड ऑफ द लेसन, कि इसके बाद में लेसन 4 आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।